हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में सीएमए पेपर 8, सीएमए इंटरमीडिएट। जो पेपर 8 है हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका एक क्लास में, पहला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, काफी सारे चैप्टर का। ये वीडियो में हम लोग बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करके कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप लोग को आना पड़ेगा सीधा आपके बुक में पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 हम लोग सीधा आते हैं, फटाफट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो, पहले हम लोग का क्वेश्चन है फर्स्ट एमसीक्यू का, जहां 4 ऑप्शन है। मेरे को करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पढ़े क्या लिखा हुआ है। चलो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग एक और नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब इधर बोले ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या बोले सर्विस कॉस्टिंग, बात एक ही है, सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। पढ़े क्या क्या लिखा है। पहला, अ हाई लेवल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट का होता है, यानी ओवरहेड का होता है। एकदम करेक्ट। याद करना, कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो हम लोग लिए थे ट्रांसपोर्ट का या कोई भी, डायरेक्ट कॉस्ट वहां पे हार्डली होता ही नहीं है। मैक्सिमम क्या रहता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी जो ओवरहेड है उसका प्रोपोर्शन मैक्सिमम रहता है। करेक्ट। इसके बाद यूज ऑफ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट हम लोग डिस्कस किए थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। अगर एक यूनिट रहे उसको बोलते हैं खाली कॉस्ट यूनिट। अगर बाई चांस एक से ज्यादा यूनिट को एक साथ में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। जैसे एग्जांपल टन किलोमीटर, टन भी आया किलोमीटर भी आया। अगला पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर भी आया किलोमीटर भी आया, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट यूनिट। तो टू भी करेक्ट है। यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट याद करो, प्रोसेस कॉस्टिंग में आता था, जहां पे हम लोग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन करते थे। यानी इसके अंदर में राइट आंसर क्या आएगा, 1 एंड 2। ऑप्शन क्या बनेगा, बी। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया है, बी। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी एडवाइज टू यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। शुड नॉट बी एडवाइज्ड, यानी इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं लगाना चाहिए। जरा पढ़े क्या क्या है। सर्विस कॉस्टिंग, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां लगता है, खाली सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में। तो मेरे को पढ़ के ये देखना है, जो सर्विस सेक्टर है उसमें तो ये लगेगा, और जो सर्विस सेक्टर नहीं है उसमें नहीं लगेगा। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, नाम खुद ही है डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, तो लगेगा। हॉस्पिटल में डेफिनेटली लगेगा, हम लोग जब डिस्कस किए थे हॉस्पिटल के बारे में पढ़े थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। अगला, मेंटेनेंस डिवीजन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब रुक, अगर खाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलता तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगता, पर यहां पे देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पहले क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस डिवीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेंटेनेंस डिवीजन, मेंटेनेंस डिवीजन मतलब क्या, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये डिवीजन सर्विस दे रहा है। तो भाई अगर सर्विस दे रहा है क्या लगेगा, सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलो ये भी सही है। लाइट इंजीनियरिंग कंपनी, तो भाई इंजीनियरिंग कंपनी सर्विस नहीं देता है, लाइट इंजीनियरिंग कंपनी कुछ इंजीनियरिंग अप्लायंसेस बनाता है, तो यहां पे डेफिनेटली मेरा सर्विस कॉस्टिंग नहीं लगेगा। तो आंसर क्या रहेगा, डी। डन। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट कौन सा है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट कौन सा रहेगा, पहला कॉस्ट पर टन किलोमीटर, एकदम सही। याद करो ट्रांसपोर्ट के अंदर में अगर बाई चांस लॉरी को माने तो टन किलोमीटर, अगर बाई चांस बस को माने तो पैसेंजर किलोमीटर। तो एनीवेज यहां पे बोला नहीं है कि कौन सा है, तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग जनरली लॉरी को एक बार लॉरी या ट्रक को इंक्लूड करें तो यहां पे क्या आएगा, टन किलोमीटर। तो देखो मेरा पहला कॉस्ट यूनिट कॉस्ट पर टन किलोमीटर एकदम सही है। इसके बाद
फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोमीटर नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में निकलता है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ईच व्हीकल पर किलोमीटर, एकदम करेक्ट। मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट देखो वेरिएबल नेचर का है, और सिंस वेरिएबल हम लोग हमेशा पर यूनिट निकालते हैं, तो 1 एंड 3 दोनों चलेगा। आंसर क्या रहेगा? सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। याद करो हम लोग क्या करते थे, कभी भी कोई सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जब स्टेटमेंट बनाते थे, तो ऑब्वियस सा बात है प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं बनता था, प्रोडक्शन अकाउंट नहीं बनता था, जॉब कॉस्ट शीट जॉब कॉस्टिंग में लगता है। यहां पर क्या बनाते थे? कॉस्ट शीट, प्रॉपर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में नहीं, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ऐसे लिखते हुए नहीं, पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके हम लोग पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू हॉस्पिटल, एकदम, सिनेमा, एकदम, ट्रांसपोर्ट वो भी रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ अबव। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, याद करना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग ये सब का ये सारा का सारा टॉपिक को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कवर किए थे, तो मेरा हर जगह ये अप्लाई करने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रांसपोर्ट कंपनीज कॉस्ट ऑफ डीजल एंड ल्यूब्रिकेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ल्यूब्रिकेंट का लगना या मेरा डीजल का कॉस्ट किस तरह का खर्चा है? फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल नहीं, कि ज्यादा ये किलोमीटर चलेगा तो ये खर्चा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन उठता है क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट? वो भी नहीं। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा है, इसलिए नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखते हैं क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर अ प्राइवेट टैक्सी कंपनी। एक प्राइवेट टैक्सी कंपनी के लिए अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा? लॉरी हो, सॉरी लॉरी नहीं, बस हो, या ऑटो रहे या टैक्सी रहे, ये हमेशा कैलकुलेशन कैसे करता है? पैसेंजर किलोमीटर के बेसिस पे। तो देखो मेरा यहां पे अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट क्या बनने वाला है? कितना कॉस्ट लग रहा है पर पैसेंजर किलोमीटर, करेक्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट पर व्हीकल पर किलोमीटर नहीं, पर व्हीकल नहीं निकलता, पर पैसेंजर किलोमीटर निकलता है। फिक्स्ड कॉस्ट पर पैसेंजर बिल्कुल नहीं, फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर बिल्कुल नहीं। एक प्राइवेट टैक्सी वाला के लिए क्या रहेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। इनमें से सर्विस कॉस्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? पहला है हाई लेवल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, एकदम है। कॉस्ट यूनिट्स आर इनटेंजिबल, ना भाई, टेंजिबल होता है। यूज ऑफ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, ये भी है। यूज ऑफ इक्विवेलेंट, ये नहीं है। अब ये बहुत घटिया क्वेश्चन है, आइडियलिस्टिकली इसके अंदर में एक ऑप्शन देना चाहिए था ए एंड सी, और यहां पे ऐसा दिया नहीं है, तो यहां सी और ये दोनों करेक्ट है। इतना वाहियात सा स्टूपिड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए। स्टिल अगर आ जाए तो आप लोग को दोनों में कुछ भी टिक मारना, मार्क्स मिलेगा। आप लोग दोनों लिख के आना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर अ हॉस्पिटल। मेरा हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट यूनिट क्या बनने वाला है? याद करना, जैसे कि ये हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक कंसेप्ट के अंदर में, हर एक का कॉस्ट यूनिट, हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट यूनिट क्या बनेगा? पर पेशेंट पर डे या पर बेड पर डे। तो देखो यहां पे क्या मिलेगा आपको? 9 का ए, पर पेशेंट पर डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, कॉस्ट यूनिट यूज इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में हमेशा हम लोग क्या चीज पे डिपेंड करता है? KWH या हॉर्स पावर। आप लोग देखो KWH कहां दिया हुआ है? ऑप्शन बी में, आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये था हमारा कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग। बाप रे बाप, कितना मैच द फॉलोइंग है भाई? 6 7 8 9 10। एग्जाम में 5 ही आता है तो वो इजीली होगा, पर एनीवेज यहां पर 10 है, पढ़ते हैं 10 का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। चलो पहले ना देखते हैं फर्स्ट कॉलम में क्या, फिर सेकंड कॉलम में देखते हैं, बाद में मैच द फॉलोइंग करेंगे। पहले बोलता है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट कंपनी। जो डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा है, जो पर किलोमीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस ट्रांसपोर्ट कंपनी,
जैसे रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट हो गया। इन हॉस्पिटल द कॉस्ट यूनिट पर पेशेंट पर डे या पर बेड पर डे। इन डे केयर मेडिकल सेंटर द कॉस्ट यूनिट इज डे केयर, एक दिन का बस खाली किया जाएगा तो वह कितना टाइम डिवोट करता है, क्या मतलब ट्रीटमेंट करवाया उसके ऊपर आउट गोइंग पेशेंट। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कॉस्ट यूनिट KWH रहता है। इन मोस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वेल ऐसे नहीं समझ में आएगा बिना आगे ऑप्शन देखे। द आउटपुट ऑफ मोस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जनरली इनटेंजिबल नेचर का रहता है, टेंजिबल नहीं रहता। रियलिस्टिक कॉस्ट यूनिट इज 1, जहां पे सारा का सारा कॉस्ट को इंक्लूड कर सके और ढंग से हम लोग कस्टमर से पैसा चार्ज कर सके। यूनिट कॉस्ट मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लॉड, क्योंकि यहां पे हम लोग चार्ज नहीं करते अपने कस्टमर से। वन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग यूनिट कॉस्ट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं क्या है। चलो एक काम करें, एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं और जो मुझे अप्रोप्रिएट लगेगा उसको वहां पे टिक मारते चलेंगे। क्या है? द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड विल बी रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। यानी मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कम रहेगा एज कंपेयर टू बाकी। ये सेम चीज कहां होता है, ये चीज कहां पर होता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो एफ के लिए आंसर क्या बन जाएगा? ए, करेक्ट। ये हम लोग डिस्कस किए थे। ओवरहेड एक मेजर कंपोनेंट होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना सेकंड में क्या लिखा हुआ है। अ मेजर ऑफ रिलेटिव एफिशिएंसी। मेजर ऑफ रिलेटिव एफिशिएंसी जैसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया था। हम्म 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 अच्छा, माइट भी आप लोग का ये हो सकता है आई का। यूनिट कॉस्ट मेजर इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लॉड। कारण क्या? ये एक रिलेटिव एफिशिएंसी वाला इससे रिलेट कर सकते हैं, बट स्टिल ये वाहियात है। मैंने और कोई ऑप्शन नहीं मिला इसीलिए एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये बना, अदरवाइज ये नहीं रहेगा। एनीवेज ये फालतू क्वेश्चन था। पेशेंट पर डे और एक बेड पर डे। अब देखो हॉस्पिटल के अंदर में, अब यहां पे हॉस्पिटल भी है और डे केयर भी है, ठीक है। डे केयर के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे? एक ही दिन में पेशेंट आ रहा है तो हम लोग ये देखेंगे कितने पेशेंट्स आए उस दिन, तो डे केयर में तो ये हो जाएगा, जबकि हॉस्पिटल में पर बेड पर डे हो जाएगा। चलिए दोनों हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज इग्नोर्ड। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज इग्नोर्ड, ये लिमिटेशन है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी, और अनफॉर्चुनेटली जब यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इसमें क्वालिटी का कोई काम ही नहीं है। यहां देखते हैं बस खाली कॉस्ट क्या लगा, प्रॉफिट ऐड करके कितना रेवेन्यू चार्ज करना है। यानी आइडियलिस्टिकली क्वालिटी सर्विस कॉस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी, वो अनफॉर्चुनेटली इग्नोर हो जाता है। ठीक, चलिए हुआ नेक्स्ट। दीज कॉस्ट आर इन द नेचर ऑफ सेमी वेरिएबल नेचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर। तो देखो ये पता है क्या होगा, वो जो हम लोग का एक कहा गया भाई, वो जो एक ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट था, भाई रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट कहां था? हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। जनरली मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है? सेमी वेरिएबल नेचर का। इसको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों में बांटना पड़ता है। कारण क्या? मेरा कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसे ही लगेगा इररिस्पेक्टिव लॉरी चले ना चले, बस चले ना चले, और इसके अलावा कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसा रहेगा जो ज्यादा चलने पे ज्यादा लगेगा। यानी शॉर्ट मेरा बी के अंदर में आंसर क्या होना चाहिए? कहा गया हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग का डेट रिप्रेजेंट अ सुटेबल मेजर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। सुटेबल मेजर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, करेक्ट। तो इसका आंसर ये एच होना चाहिए। और रियलिस्टिक कॉस्ट यूनिट क्या है? वो जो एक सुटेबल मेजर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड हो सकता है।
वेल KWH आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बोल के एक ऑप्शन था, कहां पे है, ये रहा, तो ई में एच हो गया। इसके अलावा फैसिलिटेट कोटेशन ऑफ हायरिंग रेट टू आउटसाइड पार्टीज हु आस्क फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये पहला वाला है ऑपरेटिंग या रनिंग कॉस्ट। उसके अंदर में हम लोग पर किलोमीटर रेट निकालते हैं ताकि सामने वाला अगर हायर करना चाहे तो लोग उसको रेट डिफाइन कर पाए। तो ये ए का हो गया। लास्ट में बस एक ही ऑप्शन बचता है, इंटेंजिबल है, क्वेश्चन उठता है क्या, क्वेश्चन उठता है क्या, द आउटपुट ऑफ मोस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंजिबल। ठीक, अगर आप लोग ध्यान दो ना तो इसमें बहुत सारा तो ऑलरेडी हम लोग का एमसीक्यू में कवर था, कुछ हम लोग और जाने, पर 10 के अंदर में शायद आप लोग 2-3 में गलती कर सकते हैं, और जब खाली 5 रहेगा ना तो यकीन मानो सब राइट होगा। चलिए था हमारा मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स। चलो आते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में। पहला, अकॉर्डिंग टू सीमा लंडन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग is that form of costing which applies wherein standardized services are provided either by an undertaking or by a service cost center undertaking। एकदम करेक्ट। मेरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां लगता है, सर्विस इंडस्ट्री में। ट्रू। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। फॉल्स। अच्छा नहीं, स्पेसिफिक ऑर्डर करेक्ट, स्पेसिफिक ऑर्डर सही है, हमको जॉब ऑर्डर लगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं भाई, प्रोडक्ट नहीं, किसका होता है, सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। डन। नेक्स्ट हमारा डी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सर्विस इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग जॉब अकाउंट। नहीं भैया, कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट। जॉब अकाउंट तो जॉब कॉस्टिंग में लगता है। आखिरी क्वेश्चन नंबर ई, कॉस्ट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड एंड एक्यूमुलेटेड एज फिक्स्ड और मेंटेनेंस चार्जेस एंड ऑपरेटिंग एंड रनिंग कॉस्ट। ट्रू। मेरा ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी खर्चा लगता है उसको लोग बांटते हैं, कितना मेरा डे टू डे ऑपरेशन का है, अगला कितना मेरा मेंटेनेंस का है, कितना मेरा फिक्स कॉस्ट है। परफेक्ट। चलो हमारा ट्रू फॉल्स हुआ। नेक्स्ट हम लोग को कुछ है क्या और, ओके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है। फिल इन द ब्लैंक्स करने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। पढ़ते हैं क्या। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज टू कंप्यूट डैश ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन अंडरटेकिंग लाइक गैस कंपनीज, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, आगे पढ़ी मत, सिनेमा हॉल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, या फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या फिर हमारा होटल हुआ, या हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, या हमारा पावर जनरेशन, हर जगह क्या लगने वाला है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट, in motor transport costing, two examples of fixed cost are, देखो फिक्स्ड कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल पता है क्या होता है, इंश्योरेंस, अगला होता है डेप्रिसिएशन, अगला हमारा रहता है रेंट, अगला हमारा रहता है जो परमानेंट सैलरी स्टाफ है उनका सैलरी। तो इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, आइदर इंश्योरेंस लिख दिए, या डेप्रिसिएशन लिख दिए, या गैरेज रेंट लिख दिए, इनमें से कुछ भी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा की है, सी। नेक्स्ट डी, टू कैलकुलेट कॉस्ट और प्राइसिंग ऑफ 2 or more different grade of services which uses common resources, each grade of services assigned a weight and converted it into equivalent units। इसका एग्जांपल देखो, याद होगा जब हम लोग होटल का क्वेश्चन करते थे, तब इस केस में हम लोग क्या करता था ना, अलग अलग कैटेगरी ऑफ रूम रहता था, जहां पे नंबर ऑफ रूम था, इसके अलावा ऑक्यूपेंसी था,
नंबर ऑफ डेज था, वेट रहता था, जिसको रेट हम लोग कैलकुलेट करते थे एक्स मान के, और रेशो दिया रहता था ताकि इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले, और उसके बेसिस पे आगे हम लोग अपना फेयर कैलकुलेट करते थे। ठीक। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ई, बाबा जे लिखा हुआ है, ई होगा। One main problem with service costing is being able to define a dash that represent a suitable measure of services provided. इससे सबसे डिफिकल्ट क्या है? कॉस्ट यूनिट डिफाइन करना। If the service in a function of two activity variable, dash may be more appropriate. अगर दो वेरिएबल रहा तो हम लोग क्या निकालते हैं? कॉम्पोजिट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट हुआ, कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट हुआ, ये सारा टिपिकल वर्ड्स है कौन से चैप्टर का? सर्विस कॉस्टिंग। डन। आई थिंक इसके साथ हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है। यस। अब हम लोग आएंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर में, जो रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके लिए आप लोग को आना होगा, हमारे बुक में पेज नंबर 119 है। आप लोग प्लीज आना पेज नंबर 119, फिर हम लोग अपना आगे का क्लास शुरू करते हैं। पेज 119। एक बार थोड़ा हैंग हो गया है। एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा ये हैंग हो। ठीक है, अब चल रहा है। परफेक्ट। वेल, ये मेरा फेवरेट चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जरा देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट इज, चार ऑप्शन है। क्या क्या चार ऑप्शन? द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। एकदम करेक्ट। एक यूनिट के चेंज होने पे जो मेरा कॉस्ट चेंज होता है, वैसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। परफेक्ट। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, आगे भी पढ़ लेते हैं। प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड, भाई मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट आता है, तो फिक्स नहीं। अ वेरिएबल रेशियो विच में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन अमाउंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये एक रेशियो नहीं है, ये कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट नॉर्मली ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर यूनिट, नहीं। मार्जिनल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट का है, वो हम लोग एग्जैक्ट ट्रेस कर पाते हैं एक यूनिट में। क्या लगा? तो आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक वेयर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब तुम लोगों को याद दिलाते हैं, हम लोग पढ़े भी थे मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है वो होता है खाली वेरिएबल कॉस्ट पे। कारण क्या है? यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को एक पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स और वेरिएबल को हम लोग अलग से सेग्रीगेट करते हैं। ठीक, तो देखते हैं। Marginal costing is a cost accounting technique where valuation of stocks such as FG, WIP is made at total cost. नहीं भाई, only variable cost. Only variable cost होगा, total cost नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2, सॉरी ऑप्शन 2, a cost accounting technique where there is no need to segregate between fixed cost and variable cost। गलत। There is no need to segregate, क्या बोल रहे भाई? segregate करना है। नेक्स्ट, the ascertainment of marginal cost and of the effect of on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost। इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला, सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक एज फिक्स्ड कॉस्ट नीड नॉट बी कंसिडर्ड एट पीरियड कॉस्ट। गलत। आंसर रहेगा सी। आप लोग के बुक में शायद इसका एक गलत आंसर था, इसका आंसर सी रहेगा। उत्तर, देयर इज नो नीड टू सेग्रीगेट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्या वाहियात बात कर रहा है? देयर इज अ नीड। चलो अगला क्वेश्चन 3। वेल, प्रैक्टिकल है, मुझे मजा आता है करने में, देखते हैं क्या है। A private hospital has a budgeted annual overhead cost for cleaning of rupees 12.5 लाख। तो भैया साल में 12.5 लाख लगेगा। There are 300 beds in the hospital and these are expected to be used 95% of the year। 300 बेड है, 95% यूज करेंगे, यानी कितना यूज करेंगे एक दिन में? 300 का 95% 285।
यानी 285 बेड्स पर डे अवेलेबल है जो यूज होगा। द हॉस्पिटल यूजेस द कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑक्यूपाइड बेड पर नाइट। व्हाट इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर क्लीनिंग? ये कॉस्ट यूनिट क्या निकालता है? ऑक्यूपाइड बेड कॉस्ट यूनिट, ऑक्यूपाइड बेड पर नाइट। तो देखो बेड ऑक्यूपाई हुआ 285 और बेड पर ऑक्यूपाइड बेड पर नाइट, तो और साल में 365 दिन है। यानी मेरा बेड जो जैसे होता था ना टन किलोमीटर, जैसे होता था ना पैसेंजर किलोमीटर, जैसे होता था ना पर पेशेंट पर डे, सिमिलरली पर बेड पर नाइट। तो पर बेड पर नाइट ये कॉम्पोजिट यूनिट है। तो 285 इंटू डेज कितना है? 365। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे देखना ये आएगा 104025। मेरे को क्या निकालना है? ओवरहेड रिकवरी रेट कुल मिला के 12.5 लाख है। इसको डिवाइड करेंगे 104025 से तो देखना ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 12.016 यानी 12.02। आंसर क्या रहेगा? सी। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओ वाह, वापस से नंबर्स है, करते हैं। टेक्निकल राइटर इज टू सेट अप हर ओन बिजनेस। बहुत ही अच्छा काम है, करना चाहिए। शी एंटिसिपेट्स वर्किंग 40 आवर वीक, एक वीक में 40 घंटा काम करेंगी, एंड टेकिंग 4 वीक्स हॉलीडे पर ईयर, और 4 वीक हॉलीडे लेंगे साल भर में। साल में 54 वीक्स होता है, सॉरी 52 वीक्स होता है, उसमें 4 वीक ये ऑफ ले ली यानी 48 वीक्स काम करेगी, और हर वीक में 40 घंटा करके, यानी साल में 1920 घंटा काम करने वाली है। ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹10,000 पर ईयर, एंड शी हैज सेट हरसेल्फ अ टारगेट ऑफ ₹40,000 अ ईयर सैलरी। यानी 10,000 का जनरल एक्सपेंस है, 40,000 का उनको सैलरी मिलेगा, यानी कुल मिला के 50,000 कमाना है। Assuming that only 90% of her time worked will be chargeable to customers, यानी 1920 में से खाली 90% ही कस्टमर से चार्ज करेगी। तो निकालो भैया 1920 का 90% कितना होता है? 1728। निकालना क्या है? चार्ज फॉर ईच आवर ऑफ राइटिंग कितना होगा? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1728। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे जाएगा 28.94। आंसर क्या बनेगा? सी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब आएगा तो एग्जाम में लॉटरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, एक और प्रैक्टिकल। वाओ। अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इनकर्स फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹30,000 पर मंथ। तो भैया फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपया पर मंथ। ठीक है। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 5 एंड ईच यूनिट सेल्स फॉर ₹15, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 10। मंथली सेल्स डिमांड है 7,000 रुपया। ठीक है। द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मंथली सेल्स यूनिट्स इज, याद करो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 30,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10। ये कितना आएगा? 3,000 यूनिट। आंसर है बी। एकदम सिंपल था। अगला क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? देखिए, the incremental cost of buying a larger quantity of material might be a negative cost, which is a cost reduction. The incremental cost of buying a larger quantity of material might be a negative cost, which is a cost reduction. देखो ये बात तो एकदम सही है। कारण क्या? अगर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है मुझे डिस्काउंट मिलेगा, और अगर बाई चांस मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरा कॉस्ट जो पहले लगता वो ज्यादा होने की जगह कम हो जाएगा, तो नेगेटिव हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन होगा। If a company reduces its selling price by 20% so that the sales volume increases by 25%, total profit will remain unchanged. Not possible. सेलिंग प्राइस अगर 20% गिरे और सेल वॉल्यूम अगर 25% बढ़े तो बोलते हैं भाई प्रॉफिट मेरा सेम रह जाएगा। नहीं रहेगा। कारण क्या? सेलिंग प्राइस 20% कम हुआ, यानी मान लो एग्जांपल देता है 20 यूनिट्स बेचते थे एट द रेट 10, 200 रुपये आता था। मान लो मेरा वेरिएबल कॉस्ट उस समय लगता था 20 यूनिट्स एट द रेट 4, 80। तो ये मेरा रहता था कंट्रीब्यूशन।
थोड़ा ऊपर करते हैं। अब होता है सेल वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाए 25%, 25% इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या, 20 को 25% बढ़ा, यानी कितना हो जाएगा ये 25 यूनिट्स। 20 का 25%, 1/4, 25 यूनिट। और सेलिंग प्राइस को बोलता है 20% गिरा दे, तो ये 8 हो गया। तो ये देखो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, बड़ा थोड़ी कम हो गया। क्या बोलते हैं प्रॉफिट रिमेन्स अनचेंज्ड? बिल्कुल नहीं। तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हम लोग एक तो नंबर के एग्जांपल लेकर टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट नीड नॉट बी अ वेरिएबल कॉस्ट बट माइट बी अ फिक्स कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट जरूरी नहीं है वेरिएबल कॉस्ट हो, ये हो सकता है फिक्स कॉस्ट हो, एकदम हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट मटेरियल जैसे जनरली वेरिएबल रहता है, बट डायरेक्ट वेजेस तो अगर बाई चांस टाइम बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं तो वेरिएबल थोड़ी हो, तो फिक्स कॉस्ट है। तो इसके अंदर में 3 भी करेक्ट है, तो आंसर 1 और 3 दोनों रहेगा। 1 3 कौन सा, ये वाला। तो आंसर लिख दिए डी। और नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वाओ वेरी नाइस। हो जाता है, हाँ ठीक है। चलो क्या लिखा है, द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20% एंड 12% रिस्पेक्टिवली, by how much must sales volume change compared with the original budgeted level in order to achieve the original budgeted profit for the period। यानी अगर सेलिंग प्राइस 20% बढ़े और मेरा वेरिएबल कॉस्ट 12% बढ़े, तब बता मेरा सेल वॉल्यूम को कितना चेंज करना चाहिए अगर बाई चांस मेरे को एग्जैक्ट उतना प्रॉफिट कमाना है जितना मैंने शुरू में सोचा था। चलो ठीक है, जरा देखते हैं क्या होना चाहिए। मान लो मेरा सेल वैल्यू है 100 रुपया, मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 60, प्रॉफिट कितना है 40। ठीक है, एग्जांपल है, जो मन चाहे नंबर लो आप लोग, 100 80 20 ले लो, 100 90 10 ले लो, जो मन चाहे लो। सेलिंग प्राइस 20% इंक्रीज हुआ यानी 120 हुआ। मेरा वेरिएबल कॉस्ट 12% बढ़ा, 60 को 12% बढ़ा के देख, 67.2 हो जाएगा आई थिंक, यस। यानी अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 52.8 पर यूनिट। मेरा 52.8 हुआ, इसका मतलब अगर बाई चांस मुझे एग्जैक्ट वही सेम प्रॉफिट कमाना है तो मेरा प्रॉफिट 40 चाहिए 52.8 की जगह। क्वेश्चन उठता है कब बनेगा, बताते हैं कब बनेगा। अगर हम वेट 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 12.8, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्यों? अगर बाई चांस मेरे को प्रॉफिट कम करना है कितना, 12.8, यानी कितना परसेंट कम करना है, पहले 52.8 था उसकी जगह 12.8 कम करना है, तो भाई 12.8 रिड्यूस करना है आउट ऑफ 52.8 इनटू 100। तो अगर आप लोग देखोगे ये कितना आएगा 24%, यानी जितना वॉल्यूम बेचते थे अगर उससे 24% कम बेचने लगे तो मेरा प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ यानी पीवी रेशियो या पीवी ग्राफ आर करेक्ट। क्या दिया हुआ है, पीवी रेशियो लाइन स्टार्ट एट द ओरिजिन। पीवी रेशियो 0 से कैसे हो सकता है स्टार्ट, गलत। पीवी रेशियो 0 नहीं रहेगा, 0 रहा यानी मतलब क्या, जो सेलिंग प्राइस है वही वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन 0, ऐसा नहीं होता। पीवी रेशियो लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट द ब्रेक इवन पॉइंट। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट को ये पार करता है, बात तो सही है। नेक्स्ट, एनी पॉइंट ऑन पीवी रेशियो लाइन अबव द एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द प्रॉफिट एट दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी अबव द एक्स एक्सिस। एक्स को जैसे ही पार करेगा प्रॉफिट आएगा, एकदम करेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 और 3, 2 और 3 यानी ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 9, एक और प्रैक्टिकल है एंड आई लव प्रैक्टिकल। क्या जरा देखते हैं। A company single product has a contribution to sales ratio of 20%. Contribution to sales यानी पीवी रेशियो है 20%।
यूनिट सेलिंग प्राइसेस 12 रुपया इन अ पीरियड। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 48,000, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 48,000, प्रॉफिट दिया है 5520। डायरेक्ट वेजेस वर 30% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड सो द डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर द पीरियड वाज। देखो बुद्धि लगाना है इस क्वेश्चन में थोड़ा। कैसे? पहले एक काम करता है, हम लोग टोटल सेल वैल्यू निकालता है। याद करो, जब प्रॉफिट दिया है सेल निकालना है, सेल दिया है प्रॉफिट निकालना है। एक फॉर्मूला क्या होता था टोटल सेल वैल्यू का? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। देखो तीनों चीज दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट है 48,000, प्रॉफिट है 5520, पीवी रेशियो है 20% यानी 0.2। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये वैल्यू कितना आएगा, 267,600। ठीक। यहां बोलता है डायरेक्ट वेजेस 30% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल दे, उसका 30% वेजेस है। अगर पीवी रेशियो 20% यानी वेरिएबल कॉस्ट 80%, याद करो रिश्ता नंबर 1, यानी मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा 267,600 का 80%। कैलकुलेट करना 2,14,080। अब आगे यहां पे क्या बोलते हैं, वेजेस क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट का 30%, तो उसका 30% निकाल ले, कितना बनेगा 64,224। आंसर क्या रहेगा ए। नाइस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। चलो हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग, सॉरी इसका क्या बोलते हैं एमसीक्यू का। क्वेश्चन 10। A company produces and sells a single product whose variable cost is 15 रुपया पर यूनिट। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हैव बीन अब्सॉर्ब्ड ओवर द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 5 लाख यूनिट। ठीक है। एंड हैव बीन कैलकुलेटेड एज ₹5 पर यूनिट। तो 5 लाख यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट आया है 5 रुपया पर यूनिट, यानी मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहा होगा 25 लाख। और मेरा करंट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25 रुपया पर यूनिट, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा 25 माइनस 15 कितना बन जाएगा 10 रुपया पर यूनिट। ठीक। प्रॉफिट मेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ द कंपनी सेल्स 6,25,000 यूनिट वुड बी। अगर बाई चांस कंपनी 6,25,000 यूनिट बनाकर बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना आएगा, बड़ा इजी है। एक यूनिट पे 10 मिला तो 6,25,000 पे क्या आएगा, 6,25,000 इंटू 10 62,50,000। लिखते हुए चले। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 62,50,000 पर जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो कितना है, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 25 लाख, तो माइनस करेंगे 25 लाख, तो प्रॉफिट कितना आएगा 37,50,000। राइट आंसर है, ओ सॉरी तो 37 लाख है। ओके 37,50,000 दिया ही नहीं है, आंसर क्या रहेगा नन ऑफ द अबव। डन। तो इसी के साथ हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सब नोट्स वोट्स दिया है पता नहीं क्या। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहले हम लोग फर्स्ट वाला कॉलम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला कॉलम पढ़ेंगे। चलो पहला कॉलम में देख लेते क्या क्या है। पहले क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ना प्रॉफिट है ना लॉस। अगला फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये है। शटडाउन पॉइंट, जिस पॉइंट के नीचे में बिजनेस अगर अर्न कर रहा है तो टेम्पररी शटडाउन कर देना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी के ऊपर कितना सेल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जो एंगल क्रिएट हुआ ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स लाइन। डिफरेंशियल कॉस्ट, आउटपुट के चेंज होने पे कितना कॉस्ट में डिफरेंस आता है। पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम में मेरा बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। ब्रेक इवन चार्ट इज अ चार्ट दैट इंडिकेट्स, ब्रेक इवन चार्ट के अंदर में एक विजुअल डिस्प्ले होता है ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे है। ब्रेक इवन चार्ट आर यूज्ड टू कैलकुलेट कि मेरा कहां पे बीपी आया, कब प्रॉफिट या लॉस रहेगा। मेरा की फैक्टर क्या है, वो फैक्टर ये हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए थे, की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर जो प्रॉफिट को आगे बढ़ने से रोकता है। चलो चलो देखिए क्या क्या है। Well, denotes the exact moment when a company's revenue is equal to its variable cost. Company's revenue is equal to its variable cost. ये क्या रहेगा शटडाउन पॉइंट। कारण क्या,
ये वो पॉइंट है जब एक कंपनी एग्जैक्ट उतना कमाए जिससे वेरिएबल कॉस्ट को पे कर देगा, कि फिक्स कॉस्ट तो एनीवेज अनअवॉइडेबल है। तो भाई अगर ये अनअवॉइडेबल है तो एनीवेज लगने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, खाली वेरिएबल वाले कॉस्ट को रिकवर करना है। नेक्स्ट, एनीथिंग विच लिमिट्स द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज, एनीथिंग विच लिमिट्स द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज, याद करो वो क्या था, जो हम लोग का की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर था। तो जे का आंसर क्या बनेगा, बी। बनाने में हालत खराब हो जाएगा। ठीक, जे का आंसर बना बी। नेक्स्ट, इंडिकेट द परसेंट, सॉरी सी में क्या है, इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वे टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे से मैच कर जाए उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये हम लोग को पता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इंडिकेट द परसेंटेज बाय विच फोरकास्ट रेवेन्यू एक्सीड्स और फॉल्स शॉर्ट ऑफ दैट रिक्वायर्ड टू बी ब्रेक इवन पॉइंट। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर और कितना सेल जा रहा है या कम जा रहा है, वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां था, ये रहा। चलो हो गया। नेक्स्ट, इज द मेजर ऑफ हाउ मच कंट्रीब्यूशन इज अर्न फ्रॉम ईच रुपी ऑफ सेल। यानी कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं हर एक रुपए ऑफ सेल से। ये मेरा क्या बताता था, पीवी रेशियो। याद करो पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल था, मान लो 40%, यानी 4/10 यानी 0.4, यानी हर एक रुपए के सेल पे कंट्रीब्यूशन क्या है, 0.4। तो अगर आप लोग देखोगे पीवी रेशियो कहां है, एफ में, एफ का हो गया ई। नेक्स्ट, is the change in cost which result from adoption of an alternative course of action। कितना मेरा चेंज इन कॉस्ट हो रहा है, याद करो एक ऑप्शन था डिफरेंशियल कॉस्ट। इसका आंसर क्या बनेगा, डिफरेंशियल कॉस्ट। चलो ठीक है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट और लॉस एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स वॉल्यूम विद इन अ लिमिटेड रेंज। कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया गया है अलग अलग लेवल ऑफ सेल्स विद इन लिमिटेड रेंज। वेल ये हम लोग का ब्रेक इवन चार्ट को देखते ही आइडिया लग जाता है कि जैसे ही ब्रेक इवन चार्ट को देखेंगे जहां पे इंटरसेक्ट किया, उसके ऊपर जैसे ही आगे बढ़ेगा प्रॉफिट बताएगा, कितना प्रॉफिट हुआ उसके नीचे रहा तो लॉस बताएगा। तो ब्रेक इवन चार्ट से इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू गिव अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ ब्रेक इवन अरिथमेटिक। विजुअल डिस्प्ले क्या बताता है, ब्रेक इवन चार्ट्स। चलो ये भी हो गया। आर्ग्यूएबली द कॉम्बिनेशन विच मैक्सिमाइजेस कंट्रीब्यूशन, या तो लिखा ना सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, वो हो गया ये। लास्ट में डिपेक्ट्स ग्रोथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डिपेक्ट्स ग्रोथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, क्या होगा, आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका आंसर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताता है जितना ज्यादा एंगल रहेगा उतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जितना कम एंगल रहेगा उतना कम प्रॉफिट हो रहा है। डन। तो इसी के साथ हमारा मैच द फॉलोइंग होता है खत्म। इसके बाद भाई क्या है, ट्रू फॉल्स। तुम लोग अच्छा खासा टाइम डिवोट करके प्रैक्टिस किए हैं, प्लीज एग्जाम में गलत मत करके आना। चलो, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला, डिफरेंशियल कॉस्ट compare favorably with the economist's definition of marginal cost, that is the marginal cost is the amount which at any given volume of output is changed if output is increased or decreased by 1 unit। एकदम करेक्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट में भी वही होता था कि कॉस्ट कितना चेंज होगा। मेरा मार्जिनल कॉस्ट में भी क्या है कि 1 यूनिट के चेंज होने पे कितना मेरा टोटल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। करेक्ट है, ट्रू है। When closing stock is more than opening stock, in other words, when production during a period is more than the sales, then profit as per absorption approach will be more than that by marginal approach। Correct। कारण क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर में फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आता था, जबकि मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों आता था। आई एम रियली सॉरी।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आता था, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल कॉस्ट आएगा। इसका मतलब मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो अगर बाई चांस मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिंस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा रहता है तो उसके अंदर प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा। इसका भी आंसर क्या रहेगा? ट्रू। नेक्स्ट, absorption costing system is simple to operate than marginal costing because they do not involve the problem of overhead apportionment and recovery। गलत। absorption costing ज्यादा झमेला वाला चीज है, क्योंकि इसके अंदर में एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, ओवरहेड रिकवरी, एब्जॉर्प्शन निकालना है। इसका आंसर तो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, one of the limitation of marginal costing is that the separation of cost into fixed and variable cost is technically difficult and no variable cost is completely variable cost nor is a fixed cost completely fixed। एकदम करेक्ट। जब हम लोग ये थ्योरी पढ़े थे मार्जिनल कॉस्टिंग का तो उसके लिमिटेशन हम लोग डिस्कस किए कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट प्योर फिक्स्ड कॉस्ट रहे और एक वेरिएबल कॉस्ट प्योर वेरिएबल कॉस्ट रहे, तो ये एक लिमिटेशन है। ट्रू। Though for short-term assessment of profitability, marginal cost may be useful. Long-term profit is correctly determined on full cost basis। एकदम करेक्ट है कि मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, और याद करो हम लोग एफए में पढ़ते थे कैपिटल वेटिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। करेक्ट, शॉर्ट टर्म के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल है, लॉन्ग टर्म में नहीं। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। वो नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, तो देखते हैं क्या लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, dash are not assigned to product but are recognized as expenses in the period incurred। all non-manufacturing cost are period cost। dash are not assigned, कौन से कॉस्ट को हम लोग असाइन नहीं करते क्योंकि वो पीरियड पे डिपेंड करता है, उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट। जो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, ओनली डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्टिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग and absorption costing is the classification of fixed and variable cost। वहां फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आता है, यहां पे जबकि क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, under marginal costing the difference in the magnitude of dash does not affect the unit cost of production। यानी कितना स्टॉक का यूनिट है उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट पर यूनिट से फर्क पड़ता है। तो स्टॉक यूनिट्स या यूनिट ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट, dash compare favorably with the economist's definition of marginal cost, that is the marginal cost is the amount which at any given volume of output is changed if output is increased or decreased by 1 unit। याद करो ये अभी जस्ट ऊपर में भी ट्रू फॉल्स में लोग पढ़े थे, इसका आंसर क्या था? डिफरेंशियल कॉस्ट। आखिरी क्वेश्चन, if the contribution margin is 20% of sale यानी पीवी रेशियो है 20% and the variable cost is 10 लाख then the sales would be, बहुत इजी कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन 20% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 80% है। याद करो रिलेशनशिप नंबर 1, और वेरिएबल कॉस्ट अगर 10 लाख रुपया दिया हुआ है जो 80 के बराबर है तो सेल वैल्यू क्या होगा? अगर 10 लाख 80 के बराबर है तो 100 का वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेट करके देखना, 12.5 लाख। आंसर क्या बनेगा? 12,50,000। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आई थिंक होता है कंप्लीट। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। यस, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है खत्म। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलो ये चैप्टर के लिए हम लोग को आना पड़ेगा पेज नंबर आई थिंक पेज 137 में हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिस्कस करने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो एमसीक्यू है, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंड at the beginning of product
ऑफ प्रोडक्शन इज इट्स। जब बिगिनिंग में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं और उसके बेसिस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है ये किस बेसिस पर रहेगा, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट। आंसर क्या रहेगा, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट, which of the following variances arises when more than one material is used in the manufacture of a product? अगर एक से ज्यादा मटेरियल हुआ तभी देखो रेशियो या प्रोपोर्शन का बात आता है, और अगर रेशियो या प्रोपोर्शन का बात आता है तभी याद करना मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता है। तो मटेरियल प्राइस या यूसेज या यील्ड नॉर्मली भी आता है, मिक्स वेरिएंस कब आएगा, जब एक से ज्यादा मटेरियल यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओ वाओ, प्रैक्टिकल है, मुझे अच्छा लगता है। द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी 20। गंदा तरीका से लिखता है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी 20। प्लीज तो बोल भाई। स्टैंडर्ड कंजम्पशन पर यूनिट इज 5 केजी, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट, ए बाबा ये तो हमसे करने में शर्म आ रहा है, स्टिल करते हैं, बेशर्म हम हैं। एक यूनिट को बनाने में देखो कितना लगना चाहिए, 5 केजी। तो 100 यूनिट को बनाने में क्या लगना चाहिए, 100 इंटू 5, 500। यह स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 20 रुपया पर केजी, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा, 10,000। आंसर क्या है 3 का डी, 10,000। वेरी इजी। अगला हमारा है फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस कब होता है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़े, और ये चीज कब रहेगा, जब स्टैंडर्ड में सेल्स कम रहे पर एक्चुअल में सेल ज्यादा हो गया, या स्टैंडर्ड में कॉस्ट ज्यादा रहे एक्चुअल में कॉस्ट कम लगा। तो जरा पढ़े क्या क्या ऑप्शंस है। फेवरेबल वेरिएंस कब रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट, नहीं तब तो वेरिएंस ही नहीं हुआ। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, तब रहेगा फेवरेबल, करेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट, तब तो ये एडवर्स हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, 4 का बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओ वाओ, एक और प्रैक्टिकल। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 25 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 11 रुपया पर केजी, ठीक है। 25 kg एट 25 kg एट द रेट 11, 275। The actual consumption of material for manufacturing product A comes to 30 kg of material at the rate of 11.25। 30 at the rate 11.25 है एक्चुअल, अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 337.5। द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ओ तेरी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, 275 लगना चाहिए, 337.5 लगा है, यानी भाई कितना ज्यादा लगा है, 62.5। और अगर कॉस्ट ज्यादा लगता है तो एडवर्स होता है। आंसर क्या रहेगा, बी। एकदम इजी है, बहुत ज्यादा इजी है सब। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक और प्रैक्टिकल। वाओ, 55 एडवर्स प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड, क्या बोलते हैं 55 एडवर्स प्रोडक्ट मतलब क्या है ये, पता नहीं। हम प्रोडक्ट ए से पढ़ रहे हैं एक बार। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 25 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। हाउ, ओके, अच्छा जी। ये सेम क्वेश्चन, एक काम करो इसको तो हटा ही दो। वही सेम क्वेश्चन है, लगना चाहिए था 25 एट द रेट 11, पर एक्चुअल में लगा है 30 एट द रेट 11.25, जो हम लोग कितना कैलकुलेट किया था, 337.5। द वेरियंस का प्राइस ऑफ मटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरियंस, जो मुझे निकालना है प्राइस वेरियंस। याद करो मटेरियल प्राइस या रेट वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता था, डिफरेंस इन रेट, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट माइनस 0.25 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 30। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आ जाएगा 7.5 माइनस में मतलब एडवर्स, ठीक है। अगला हमारा यूसेज वेरियंस या क्वांटिटी वेरियंस क्या रहेगा, डिफरेंस इन क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यानी -5 इंटू स्टैंडर्ड रेट 11, कितना आएगा 55 रुपया एडवर्स। तो 7.5 एडवर्स 55 एडवर्स, जरा देखो कहां पर है, आई थिंक ऑप्शन ए में ही है। आंसर क्या रहेगा, ए। डन। तो बहुत इजी लॉलीपॉप है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी है 20, वेरी नाइस। स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट है 5 केजी। एक्चुअल यूसेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट 520 लगा, ऑल ऑफ विच वॉज परचेज एट द रेट ऑफ 22 रुपया पर केजी। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज वेरी इजी। ध्यान देना, जब हम लोग पहला कॉलम बनाएंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा बनाते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक को बनाने में लगना चाहिए 5, तो 100 के लिए क्या लगना चाहिए 500। स्टैंडर्ड रेट था 20, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा 10,000। एक्चुअल क्वांटिटी क्या लगा 520 केजी, एक्चुअल रेट क्या लगा 22 रुपया, एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा जरा देखो 520 इंटू 22, 11,440। तो अगर बाई चांस हम लोग कॉस्ट वेरियंस कैलकुलेट करें कितना आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 1440, एडवर्स आंसर रहेगा बी। डन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वाह वाह वाह, इतना प्रैक्टिकल देख के मन खुश हो गया। क्या लिखा है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी 20 है, स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है 5 केजी। ओ ये तो सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है। मेरे को कैलकुलेट करने क्या बोला है, मटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस। तो एक काम करते हैं ना, वापस कॉस्ट कार्ड नहीं बनाते हैं, वही तो सेम क्वेश्चन है। प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस निकालना है, निकाल देते हैं। प्राइस वेरिएंस क्या होगा, डिफरेंस इन रेट माइनस 2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, 1040 माइनस में यानी एडवर्स। क्वांटिटी वेरिएंस आएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी माइनस 20 इंटू स्टैंडर्ड रेट वो है 20, कितना आएगा माइनस 400 यानी एडवर्स। तो 1040 एडवर्स एंड 400 एडवर्स, आंसर क्या बनेगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9, एक और प्रैक्टिकल। वाओ, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ वर्मंट मैन्युफैक्चरिंग आईएनसी इज 2000 यूनिट। कैपेसिटी दिया हुआ है 2000 यूनिट का। इट शुड टेक 3 आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ 15 रुपया पर आवर। स्टैंडर्ड रेट है 15 रुपया पर आवर, स्टैंडर्ड आर चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा, कंपेयर करेंगे एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, एक को बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए, कितना लिखा था, इट शुड टेक 3 आवर। ठीक है, इट एक्चुअली टुक 6500 लेबर आवर, एक्चुअल में 6500 लेबर आवर लग गया टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट। एक्चुअल में 2000 यूनिट बनाए, एक को बनाने में 3 घंटा, तो 2000 के लिए 2000 इंटू 3 6000। एक्चुअल वेज रेट है 16, स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा 90,000, एक्चुअल कॉस्ट आएगा 1,04,000। तो इतना मेरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या बनेगा, डिफरेंस इन कॉस्ट 90,000 माइनस 1,04,000 कितना बनेगा 14,000, एडवर्स माइनस है एडवर्स। अब आई थिंक ये सेम ही क्वेश्चन होगा। यस, निकालने क्या बोल दिया, लेबर का रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर का रेट वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट माइनस 1 इंटू एक्चुअल आर 6500, माइनस में है मतलब एडवर्स। मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस क्या रहेगा, डिफरेंस इन आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस इन आर क्या रहेगा, 6000 माइनस 6500 माइनस 500 घंटा, स्टैंडर्ड रेट कितना है 15, कितना आएगा 7500 माइनस में यानी एडवर्स। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। वेरी इजी, आई थिंक इससे इजी एमसीक्यूज हम लोग का नहीं था। चलो हो गया, उसके बाद शायद मैच द फॉलोइंग होगा, करेक्ट। ओ बाबा, मैच द फॉलोइंग देखो 10-10 इसमें नॉट हो है, इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर आई एम श्योर इजी होगा, काफी इजी है। चलो पढ़ते हैं। चेंज इन क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, तो देखो अगर क्वालिटी के चेंज या स्पेसिफिकेशन चेंज करे तो इससे मेरा मटेरियल का यूसेज वेरिएंस आता है। नेक्स्ट, यील्ड फ्रॉम मटेरियल इन एक्सेस ऑफ और लेस देन दैट प्रोवाइडेड एज द स्टैंडर्ड यील्ड, इससे मेरा यील्ड वेरिएंस आ जाता है। चेंज इन बेसिक वेज स्ट्रक्चर और चेंज इन पीस वर्क रेट, these will give rise to a variance till such time the standards are not revised। तो बेसिक वेज रेट अगर चेंज कर दे तो लेबर रेट वेरिएंस आ जाता है। बेसिक इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर ड्यू टू लो मोरल, ये सबसे हम लोग का लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है।
डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे पता है, डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल आर। लेबर यील्ड वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, डिफरेंस इन घंटा इनटू स्टैंडर्ड रेट। गैंग वेरिएंस मतलब मिक्स वेरिएंस, तो एक्चुअल आर इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडियल नहीं होता है, आइडल टाइम वेरिएंस लिखे लोग, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो वेरी इजी मैच द फॉलोइंग। आई थिंक हम लोग का फटाफट हो जाएगा। कॉजेज ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्वालिटी का खराब होना, चेंज होना, ये तो यही हो गया। कॉजेज ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी ज्यादा या कम यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड यील्ड, तो मेरा सीधा सीधा यहां हो गया। कॉस्ट फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हो गया। कॉज ऑफ डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, ये हो गया। ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस किए थे। अब आगे फॉर्मूला, बस इधर उधर करके फॉर्मूला लगाना है। ये इजीली हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। आई थिंक ई का आंसर एफ हो जाएगा। लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आर कहां पर है? देखो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक बार पॉइंट एच को देखो, माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो पहले उसको भी टिक कर देते हैं। आप पॉइंट ई को देखो, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर पेड माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर वर्कड, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? आइडल टाइम। तो इसका आंसर आइडल टाइम वाला हो गया। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट, और यहां पे है एक्चुअल आर एट स्टैंडर्ड रेट। इतना गंदा गंदा लिखा है, एक्चुअल गैंग क्या लिखा है बाबा, इतना घटिया तरीका से एक्सप्रेस किया है ना। तो एनीवेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट। अब बोलो ना, हम मेरा ही माथा चढ़ जाएगा। एग्जाम में थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीका से आता है, इतना भैया तरीका से नहीं। तो एनीवेज, इसमें चाप वाला बात नहीं है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा लेबर का यील्ड एंड लेबर का गैंग वेरिएंस का हो गया। डन। तो इसी के साथ हमारा मैच द फॉलोइंग भी होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रू फॉल्स में। कितने हैं? 5। चलो ठीक है, फटाफट देखिए क्या क्या है ट्रू फॉल्स। A standard is a norm against which actual performance can be measured. True. Standard के अगेंस्ट में एक्चुअल को मेजर करते हैं। Fixing standard is the work of industrial engineer or the production people and not of cost accountant. एकदम सही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट तो फिक्स नहीं कर सकता, वो तो टेक्निकल आदमी बताएगा कितना क्वांटिटी लगना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, कितना आर लगना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए। तो ये बात भी सही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइंटिफिक कॉस्ट, आप लोगों को पता नहीं, बस जान लो। द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रमोट एफिशिएंसी। एकदम करेक्ट। ध्यान देना, हम लोग पढ़े थे थ्योरी में चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट, जहां पे कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस पढ़े, तो हम बताया था कॉस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही पार्ट है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट कंट्रोल के लिए। ट्रू। Any deviation from standard can be quickly detected and responsibility pinpointed so that the company can take appropriate action to eliminate inefficiency or take advantage of efficiency. This is termed as management by exception. एकदम करेक्ट। स्टैंडर्ड से जितना भी डिविएशन होगा डिटेक्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, इनएफिशिएंसी हुआ दूर करते हैं, एफिशिएंसी हुआ इसको सही करते हैं। वाह, यह तो 5 ट्रू था। लास्ट में हम लोग का है मैच द फॉलोइंग करके हमारा चैप्टर खत्म करते हैं। क्या मैच द फॉलोइंग जरा देखो। मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट
and the dash to purchase the material used, cost per unit. Labor cost standard is based on estimate of dash to produce a unit of product and cost of labor per unit, labor hour. यहाँ क्वांटिटी इंटू रेट है, यहाँ लेबर आर इंटू रेट है, बकवास है. वेरियंसेस मेजर्स डैश और डैश इन यूसेज ब्रैकेट में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड और नंबर ऑफ लेबर आर वर्कड एंड प्राइस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेज रेट. तो वेरियंस क्या मेजर करता है? पहला, कितना एफिशिएंटली या इनएफिशिएंटली काम हो रहा है. Next, companies also use non-financial performance measures to evaluate operations. This is recognized to an approach called, ये आप लोग को हम लोग पढ़े नहीं है, ये आप लोग को एक जानना है कि जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है उसको भी कंपनी इवैल्यूएट करता है. किसके द्वारा? एक अप्रोच जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड. जो खाली फाइनेंशियल मेजर होता है वो तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे काफी, और नॉन फाइनेंशियल मेजर को भी, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी हमारा कंपनी इवैल्यूएट करता है, कंपेयर करता है, एनालाइज करता है. किसके द्वारा? बैलेंस स्कोर कार्ड के द्वारा. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिफाइंड एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इन ऑर्डर टू कंपेयर विथ रेलेवेंट एक्चुअल कॉस्ट. इस टाइप का बात जो ज्ञान बांटा है वो लिख सकते हैं. आई थिंक इसके साथ हमारा ये तो हो जाना चाहिए. एकदम हो गया, करेक्ट. चलो, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म. आई थिंक हमारा एक लास्ट बचता है बजट. उसी के साथ हमारा सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा. मैं आता हूं बजट में. इसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज 157. प्लीज आना पेज नंबर 157. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बजट. चलो फटाफट देखते हैं. बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स मेनली, पहला, बजट को एस्टैब्लिश करना, करेक्ट. कंटिन्यूअस कंपैशन नहीं, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजट, करेक्ट. रिवीजन ऑफ बजट, करेक्ट. आंसर है ऑल ऑफ द अबव. सभी कुछ करना पड़ेगा. खाली बजट बना दिया, आगे कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई काम का नहीं है. कंपेयर कर, और अगर बाई चांस मुझे लगे कि बजट ही गलत बनाया हुआ है उसको रिवाइज कर. ये हमारा बजटरी कंट्रोल का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. Which of the following is not a major step in preparing master budget? इनमें कौन सा मेजर स्टेप नहीं है? प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्टेप है. एस्टिमेट करना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा. और डिटरमाइन कैश फ्लो एंड अदर फाइनेंशियल इफेक्ट करना पड़ेगा. प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक मेजर स्टेप नहीं है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेजर स्टेप है. नेक्स्ट, which of the following is a long term budget? मास्टर बजट शॉर्ट टर्म, फ्लेक्सिबल बजट शॉर्ट टर्म, कैश बजट शॉर्ट से मीडियम टर्म, कैपिटल बजटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है. इसका आंसर क्या रहेगा? 3. ये तो एनीवेज हम लोग को एफएम के नॉलेज के बेसिस पे ही पता था. क्वेश्चन 4. प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आर एज बिलो. क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? टारगेट इज फिक्स्ड for each department or responsibility center. Actual performance is compared with target. The variances from plan are analyzed as to fix the responsibility. Operating budget is prepared to carry out responsibility. इसका आंसर क्या रहेगा? D, कि बाकी सारा मेरा बजटरी कंट्रोल का था. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर में क्या आता है? ये वाला. क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, दिमागी मत लगाना, फ्लेक्सिबल बजट. आंसर रहेगा फ्लेक्सिबल बजट. क्वेश्चन नंबर 6. इफ अ कंपनी विशेस टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री ओवरहेड बजट सिस्टम इन विच estimated cost can be derived directly from estimates of activity level, it should prepare a master budget. अगला कैश बजट, अगला फ्लेक्सिबल बजट, अगला फिक्स्ड बजट. इसका आंसर क्या रहेगा? फ्लेक्सिबल बजट. अगर बाई चांस ढंग से कंपेयर करना है, फ्लेक्सिबल बजट बना, ताकि एक्चुअल में जितना यूनिट बनाया उसके बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को ट्रांसलेट करें और कंपेयर कर पाए.
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या है? द बेसिक स्टेप्स टू इफेक्टिव जीरो बेस्ड बजटिंग आर। जीरो बेस्ड बजटिंग देखो क्या होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग में जनरली बजट जब बनता है ना, तो पिछले साल का इंफॉर्मेशन कुछ बेस बनता है। फ्यूचर के अंदर में जो प्रिडिक्शन में चेंजेस आ रहा है, उसका इफेक्ट हम लोग डालते हैं और बजट बनाते हैं जनरली। पर जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर में ऐसा काम नहीं होता। जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जीरो बेस यानी यहां पे कोई बेस नहीं है, नए सिरे से बजट बनाना है। नए सिरे से बजट बनाना है तो इसके अंदर में क्या रहता है, देखो, डिस्क्राइब ईच ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इन अ डिसीजन पैकेज, analyze, evaluate and rank all these packages in priority on the basis of cost benefit analysis, allocate resources accordingly। अगला all of the above। इसके अंदर में आंसर क्या बन जाएगा, all of the above। पहले पूरा डिसीजन पैकेज देख, रैंकिंग सेट कर, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एलोकेट कर, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक। क्वेश्चन 8, सेल्स बजट इज अ। सेल्स बजट क्या है? याद करो बहुत सारा बजट पड़े थे फंक्शनल बजट के अंदर में। पहला था सेल्स बजट, अगला था प्रोडक्शन बजट, अगला रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल परचेज। तो सेल्स बजट क्या चीज का एग्जांपल है, फंक्शनल बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स अ केयरफुल स्टडी ऑफ फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। करेक्ट, आगे पढ़ना ही नहीं है, पता है मेरे को। और द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट अ फिक्स्ड बजट इज डैश is concerned with a single level of activity, जबकि फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करता है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। ट्रू। यहां पे फिक्स्ड वाले में खाली फिक्स्ड कॉस्ट आता है, फ्लेक्सिबल में वेरिएबल, गलत। इस फिक्स्ड वाइल फ्लेक्सिबल बजट चेंज गलत, आंसर रहेगा ए। ठीक, तो इसी के साथ हमारा मैच द सॉरी एमसीक्यू वाला पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मैच द फॉलोइंग। इसमें आप लोगों का आंसर बहुत गलत है, शाप मत लेना। चलो वापस यहाँ पे 10 ठो है, पढ़ते हैं। पहला है ट्रेडिशनल बजटिंग। पुराने जमाने में बजट कैसे बनता था, जहां पे मेन जो एक्सपेंसेस है उसको समराइज करते थे बजटेड पीरियड के लिए, और आगे उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होता था। नेक्स्ट, जीरो बेस्ड बजटिंग अभी जस्ट डिस्कस किए। बजटेड इनकम स्टेटमेंट जहां पे सेल और कॉस्ट सबके बारे में आएगा। बजटेड बैलेंस शीट, ऑब्वियस होता है, बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी का एस्टिमेशन है। कैश बजट, शुरू में कैश कितना था, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितना कैश बचा हुआ है ताकि आइडल कैश ना रहे, शॉर्टेज हो जाए तो हम लोग लोन लेके पहले से रेडी रहे। सेल्स बजट जिसका शुरुआत जिसके साथ करते हैं फंक्शनल बजट का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बजट। मटेरियल बजट, कंजम्पशन परचेज बजट, मास्टर बजट जिसमें सब आएगा। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, serves as a final check on mathematical accuracy of all the other budget। ये बन जाएगा बजटेड बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें देखो तो कहीं पे वो ऑप्शन है क्या आपका, यूटिलाइजेशन वाला था ना। ओके भाई, एनीवेज अब पता नहीं मेरे को नज़र में क्यों नहीं दिख रहा है। चलो एनीवेज पहले एक बार बाकी भी देख लेते हैं। हेल्थ इन अवॉइडिंग अननेसेसरी आइडल कैश एंड पॉसिबल कैश शॉर्टेज। कैश बजट कोई डाउट ही नहीं है, वेयर इज कैश बजट। अरे वो दिख क्यों नहीं रहा है कैश बजट, हाँ ये रहा। तो कैश बजट, ये हो गया कैश बजट। इज द फोरकास्ट ऑफ टोटल सेल्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और क्वांटिटी, तो सेल्स बजट हो जाएगा। समराइजेस द वेरियस कंपोनेंट प्रोजेक्शंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द बजटेड पीरियड, तो इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा।
Cost estimates are built up from scratch, from zero level, zero based budgeting. Estimates the quantity and value of various items of material to be purchased for delivery at specified period of time. Material purchase budget. Tends to concentrate on incremental change from previous year. पिछले साल के कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं कितना मेरा बढ़ना चाहिए, कहां पे है, ये रहा पहला वाला, ट्रेडिशनल बजटिंग. जनरली बजट ऐसे ही बनता है. इनकॉर्पोरेट ऑल द सब्सिडियरी फंक्शनल बजट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये हो गया मास्टर बजट. Is taken by eliminating or reducing the limiting factor, and thereby effective production planning is made. Optimum utilization of plant capacity. Includes quantity of direct material, quantity of each raw material needed. एक मटेरियल बजट था ना, ये रहा मटेरियल बजट. एंड वो ये रहा बैलेंस शीट जो फाइनल चेक किया. डन. चलिए ये था हमारा मैच द फॉलोइंग. इसके बाद हम लोग करते हैं ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. बजट में भी एक्सप्रेस्ड आइदर इन क्वांटिटेटिव फॉर्म और क्वालिटेटिव. नहीं भाई, क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं बनता, तो रहेगा फॉल्स इस वर्ड की वजह से. नेक्स्ट, budgetary control may be defined as a process of continuous comparison of actual cost and performance with pre-established standard. True, ये हम लोग पढ़े भी थे. Performance budgeting is synonymous with responsibility accounting. True. रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसके बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों साथ साथ चलेगा. एकदम करेक्ट. कैश बजट शुड इंक्लूड नॉन कैश चार्जेस सच एज डेप्रिसिएशन. ऑब्वियसली नहीं, यहां पे खाली कैश आना कैश जाना है. ऑपरेटिंग बजट वुड इंक्लूड कैश बजट. नहीं भाई, ऑपरेटिंग बजट में कैश बजट का काम नहीं है, डे टू डे ऑपरेशन में जो हो रहा है उसका काम है. ठीक, तो लास्ट हम लोग करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. उसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म. चलो, फ्लेक्सिबल बजट इज गियर्ड टूवर्ड्स डैश रादर देन सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी. यहां पे सिंगल की जगह मल्टीपल लेवल ऑफ एक्टिविटी. सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी हुआ उसको बोलेंगे फिक्स्ड बजट, जहां मल्टीपल हुआ वो रहा फ्लेक्सिबल बजट. नेक्स्ट, डैश इज अ सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कॉजिंग और कॉस्ट इनकरिंग फंक्शन. क्या नाम रहेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. बजट आर यूजफुल फॉर डैश द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड डैश ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. बजट क्यों बनाते हैं? एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एस्टिमेटिंग या फोरकास्टिंग. एंड क्या मेजर करता है? परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन. डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रिपेयरिंग द मास्टर बजट. ये हम बताया था. कोई भी बजट का शुरुआत हमेशा होता है सेल्स बजट से. इसका आंसर रहेगा सेल्स बजट. और लास्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉग्नाइजेस वेरियस डैश थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. ये चैप्टर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे. डन. चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. डन.